हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, कंपटीशन में जुटे होंगे। ठीक है, इस समय फेस्टिव सीज़न चल रहा है, बट आप जहाँ बहुत सारी पढ़ाई कर रहे थे वहीं 1-2 घंटा अपने लिए खुद के लिए निकालिए, क्योंकि पढ़ाई की कंटिन्यूटी इज़ मस्ट। अगर आप कंटिन्यूस पढ़ते हैं तो उसका लाभ बहुत ज़्यादा मिलता है। ठीक है, किसी एक दिन 18 घंटे पढ़ने से अच्छा है आप 4 घंटे का रूटीन बनाएंगे, तो ये आपको लॉन्ग टर्म में बहुत, एक तो ये आपकी एक आदत बन जाएगी पढ़ने की, दूसरी आपको जब आप लॉन्ग रिगरस आवर्स वाली स्टडी करते हैं तो उसका शरीर पे भी बहुत प्रभाव पड़ता है। तो शरीर का भी ध्यान रखते हुए और जितना ईज़िली आप एफर्टलेसली कर सकें उतना ज़रूरी होता है। जब कोई काम एफर्टलेसली होता है, यानी कि बिना किसी बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लिए, तो वो क्या होता है ना कि आराम से हो जाता है। इसी को कहा जाता है कि अच्छे से पढ़ाई करना। ठीक है, अगर 4-5 आवर्स की स्टडी आप पूरे 24 घंटे में निकाल रहे हैं, अपने इंटरटेनमेंट के लिए भी समय निकाल रहे हैं, तो पढ़ाई इंजॉयमेंट की तरह होती है, उसमें भार नहीं आता है। ठीक है, क्योंकि ये 1-2 दिन का तो काम है नहीं, आपको सालों साल पढ़ाई करनी पड़ती है। और पढ़ाई में डेप्थ लाने के लिए कंटिन्यूटी इज़ मस्ट। तो आज का लेक्चर हो गया। कमिंग बैक टू द जो हमें आज पढ़ना है, तो आज हम रूल ऑफ लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये जान रहे हैं, और थोड़ा सा सोशल एंड कल्चरल पॉलिसी भी आज देख लेंगे। ठीक है, इतनी टॉपिक्स हम आज कंप्लीट करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर सीरीज सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। द रूल ऑफ लॉ। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम लोग? एडमिनिस्ट्रेटिव, ऑर्गेनाइजेशन एंड सोशल एंड कल्चरल पॉलिसी, ये मेन हेडिंग थी हमारी, उसमें ये सब टॉपिक्स हैं। ठीक है, इस चैप्टर के सब टॉपिक्स हैं। रूल ऑफ लॉ। द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ, यानी कि रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है कि जो कानून है उसका रूल होगा। ठीक है, दिस meant that their administration was to be carried out at least in theory in obedience to the laws। यानी ये कह रहे हैं कि एटलीस्ट जो किताबों में लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें चलेंगी, यानी कि ओबीडियंस टू द लॉ होता है, यानी लॉ का पालन होगा। ठीक है, विच क्लियरली डिफाइंड द राइट्स। ठीक है, अधिकारों की बात कर रहा था। प्रिविलेजेस एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ द सब्जेक्ट्स। ऑब्लिगेशन होता है कर्तव्य के आसपास ही इसका अर्थ रखता है। ठीक है, प्रिविलेजेस यानी जो विशिष्ट अधिकार किसी को कुछ मिलता है ना, उस टाइप से। एंड नॉट अकॉर्डिंग टू द कैप्रिस और पर्सनल डिस्क्रिप्शन ऑफ द रूलर, यानी कि किसी रूलर की मनमानी नहीं चलेगी। किसका लॉ चलेगा? जो मतलब कह रहे हैं कि जो नियम कानून बना दिए गए उसका बोलबाला होगा, किसी व्यक्ति विशेष की मनमानी नहीं चलेगी। इन प्रैक्टिस ऑफ कोर्स द ब्यूरोक्रेसी एंड द पुलिस एंजॉयड आर्बिट्री पावर्स। लेकिन प्रैक्टिस में क्या हो रहा था, रियल कोर्स में क्या हो रहा था कि ये सब मनमानी कर रहे थे। आर्बिट्रीली का मतलब यही होता है कि मनमानी तरीके से अपनी पावर्स का यूज़ करना, एक तरह से अब्यूज़ करना पावर का। ठीक है, एंड इंटरफेयर्ड विद द राइट्स एंड लिबर्टीज़ ऑफ द पीपल। जो लोगों को राइट्स एंड लिबर्टीज़ अवेलेबल थी उनका भी कहीं ना कहीं उल्लंघन हो ही रहा था। द रूल ऑफ लॉ वॉज टू सम एक्सटेंट अ गारंटी ऑफ द पर्सनल लिबर्टी ऑफ अ पर्सन। रूल ऑफ लॉ यानी कि जो शासन है, रूल मतलब लॉ का, वो एक तरह से क्या गारंटी करता था कि पर्सनल लिबर्टी को, यानी कि सबको स्वतंत्र रूप से रहने का जो अधिकार है वो लॉ ही तो देता है हमें। तो ये सब क्या हो रहा था कि ये एक तरह से बता रहे हैं कि ये सब पेपर्स में था, यानी कि बुकिश वे में था, पेपर्स में था। रियलिटी में क्या हो रहा था, इन प्रैक्टिस क्या हो रहा था, जो 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 यहाँ पे अंग्रेज शासन कर रहे थे वो अपनी मनमानी चला रहे थे। ठीक है, सिर्फ कहने के लिए रूल ऑफ लॉ था। ओके फाइन। इट इज़ ट्रू दैट प्रीवियस रूलर्स ऑफ इंडिया हैड बीन इन जनरल बाउंड बाय ट्रेडिशन एंड कस्टम। सबको पता है कि जो पहले के शासक थे वो कस्टम को मानते थे, ट्रेडिशन को मानते थे, उसका रूल चलता था। ठीक है, फाइन। अब देखिए आगे देखिए। बट दे ऑलवेज हैड द लीगल राइट टू टेक एनी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स दे वांटेड एंड देयर एग्जिस्टेड नो अदर अथॉरिटी बिफोर हुम देयर एक्ट्स कुड बी क्वेश्चन। ये बता रहे हैं कि उनका ही शासन चल रहा था। और ये देखिए, एक मोनार्की में क्या होता है कि उसमें राजा ही को मतलब डिवाइन पावर्स होती है। ऐसा माना जाता है कि राजा जो बनता है उसको डिवाइन पावर्स होती है, वो जो कहता है वही रूल होता है। ये सारी चीज़ें ठीक है। द इंडियन रूलर्स एंड चीफ्स sometimes exercise their power to do as they wanted under the British rule. On the other hand, administration was largely carried on according to the laws as interpreted by the courts। यहाँ पे देखिए ब्रिटिश रूल में क्या हो रहा है, जो कोर्ट्स इंटरप्रेट कर रही हैं, यानी कोर्ट्स जो व्याख्यान दे रही हैं, जो भी लॉज बना रही है उनके अकॉर्डिंग चल रहा है। ठीक है, ओके फाइन। तो द लॉज देमसेल्व्स वर ऑफन डिफेक्टिव। ये भी कहा जा सकता है कि उनके लॉज डिफेक्टिव थे, यानी पूर्ण रूप से वो सही नहीं थे,
उनमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट्स ज़रूर था। वर मेड नॉट बाय द पीपल थ्रू अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस बट ऑटोक्रेटिकली बाय द फॉरेन रूलर्स। इसलिए था क्योंकि जो फॉरेन रूल यानी जो विदेशी शासन यानी जो ब्रिटिश शासन कर रहे थे, उनको यहाँ के कोई ज़्यादा नॉलेज तो थी नहीं, वो अपने अकॉर्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रहे थे जो कि यहाँ के लोगों के लिए उतना लाभकारी नहीं था। ठीक है ना। और डेमोक्रेटिक प्रोसेस से कोई रूल तो बन नहीं रहा था, मनमानी तरीके से रूल बना रहे थे। कोई डेमोक्रेटिक यानी कि किसी से विचार विमर्श करके तो बन नहीं रहा था। वो अपना लोगों को बैठाते रहे होंगे, 4 लोग डिसाइड कर लिए ये रूल चलेगा, बस वही रूल बन जाता था। ठीक है। एंड लेफ्ट अ ग्रेट डील ऑफ पावर इन द हैंड्स ऑफ सिविल सर्वेंट्स एंड द पुलिस। सारा पावर सिविल सर्विस जो इसमें जो कार्यरत लोग थे उनमें चला गया था, और पुलिस के पास बहुत सारी पावर्स चली गई थी। और सबको पता है पुलिस के पास पावर जाने का मतलब है अब्यूज़ ऑफ पावर, यानी उसका दुरुपयोग होगा। But that was perhaps inevitable in a foreign regime that could not, in the very nature of the things, be democratic or libertarian. इस कहा जाता है कि अगर कोई फॉरेन रूल आया तो अपने अकॉर्डिंग चलाएंगे ही, कोई लिबर्टी कोई डेमोक्रेसी तो वहाँ परसिस्ट करेगी ही नहीं। ठीक है। अब जानिए नेक्स्ट है इक्वलिटी बिफोर लॉ। The Indian legal system under the British was based on the concept of equality before law. ठीक है, ये किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था कि कानून के सामने क्या है, सभी बराबर हैं। ओके, दिस मीन डैट इन द आइज ऑफ द लॉ ऑल मैन वर इक्वल। वही मैंने जो बताया। द सेम लॉ अप्लाइड टू ऑल पर्सन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, रिलीजन और क्लास। किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। कॉपी में तो यही है, बुक में यही है, लेकिन प्रैक्टिस में अलग ही होता है। ठीक है। Fine. Previously, the judicial system had paid heed to caste distinctions and have differentiated between the so-called high-born and low-born. यानी कि जो नीची जाति में पैदा हो रहे हैं, जो ऊपर की जाति में पैदा हो रहे हैं, उनमें डिफरेंस तो था ही, लेकिन उन्होंने एक तरह से इस डिफरेंस को कम करने की कोशिश की। कितना कर पाए वो आगे देखते हैं। फॉर द सेम क्राइम लाइटर पनिशमेंट वॉज अवॉर्डेड टू द ब्राह्मण। सबको पता है अगर सेम तरह का अपराध हुआ लेकिन अगर कोई ब्राह्मण है तो उसको कम सजा दी जाती थी, अगर कोई नीची कास्ट से है तो उसे बहुत कड़ा दंड मिलता था। ठीक है, यही बताया इन्होंने। दैन टू अ नॉन ब्राह्मण। सिमिलरली इन प्रैक्टिस जमींदार्स एंड नोबल्स वर नॉट जज्ड एज हार्शली एज द कॉमनर। यानी यहाँ बता रहे हैं जो जमींदार्स होते थे और जो नोबल्स होते थे, ठीक है, उनको क्या किया जाता, उनको बहुत हार्श पनिशमेंट यानी कड़ा दंड नहीं मिलता था, जबकि जो कॉमन मैन होता था उसको बहुत कड़ा दंड मिलता था। In fact, they very often they could not be brought to the justice at all for their actions. कभी कभी उनको तो मतलब न्यायालय के सामने लाया भी नहीं जाता था। पहले ही ये मान के चला जाता था कि वो ऐसा कर नहीं सकते। अगर ऐसा कोई अपराध करते थे तो वो एक तरह से इम्यून थे, उनको जुडिशियल एक्शन उनके अगेंस्ट नहीं होता था। ये बता रहे हैं। Now the humble could also move the machinery of justice. There was, however, one exception to the excellent principle of equality before law. क्या एक्सेप्शन था, क्या इसमें एक तरह से कह रहे हैं यही एक्सेप्शन होगा कि जो वहाँ से विदेशी आए थे यानी जो यूरोपियंस थे उनको नहीं मिलेगा। द यूरोपियंस एंड देयर डिसेंडेंट्स हैड सेपरेट कोड्स एंड इवन लॉज। देखिए, इनके लिए सेपरेट कोड थी और लॉ भी अलग था। किनके लिए? यूरोपियंस के लिए। ठीक है। इन क्रिमिनल केसेस द कुड बी ट्राइड ओनली बाय यूरोपियन जजेस। यानी अगर कोई फौजदारी यानी क्रिमिनल मैटर है तो अगर कोई यूरोपियन है तो उसका जो मैटर कौन देखेगा? यूरोपियन जजेस ही देखेगा। ठीक है। मैनी इंग्लिश ऑफिशियल, मिलिट्री ऑफिसर्स, प्लांटर्स एंड मर्चेंट्स बिहेव्ड विद इंडियंस इन अ हॉटी, हार्श एंड इवन ब्रूटल मैनर। लेकिन बता रहे कि जो ये सारे लोग हैं, जितने मर्चेंट्स हैं ना, नोबल्स हैं, ये सब जो लोग हैं, मिलिट्री ऑफिसर्स हैं, इंग्लिश ऑफिसर्स हैं, ये इंडियंस के साथ बहुत ही ब्रूटल, बहुत ही एक तरह से निशंस तरह का यानी कि बहुत ही निम्न कोटि का व्यवहार करते थे। ठीक है। When efforts were made to bring them to justice, they were given indirect and undue protection. जब उनको मान लीजिए न्यायालय के सामने लाया भी जा रहा है तो उनको undue protection मिलता था, यानी कि हर तरह से उन्हें छूट थी। ठीक है। एंड consequently light और no punishment, कभी कभी थोड़ा बहुत पनिशमेंट मिल जाता था या कभी कभी कोई पनिशमेंट नहीं मिलता था। By many of Europeans judges before whom alone they could be tried. बताया है कि यूरोपियन ने किसी मतलब कि वही यूरोप से बिलोंग करता है, उसने कोई अपराध कर दिया, उसका अपराध भी कौन ट्राई कर रहा है? यूरोपियन जज ट्राई कर रहा है। उसके प्रति वो कहीं ना कहीं आसक्ति रखेगा ही और उस कभी कभी छोटा मोटा पनिशमेंट दे देगा या फिर नहीं भी देगा। ये है रूल। ठीक है। कंसिक्वेंटली देयर वाज फ्रिक्वेंट मिसकैरेज ऑफ जस्टिस, यानी कि मिसकैरेज ऑफ जस्टिस यानी कि न्याय की भ्रूण हत्या हो रही थी वहाँ पे। ठीक है। नंद कुमार का केस आपने सुना होगा, लीगल हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है।
इन प्रैक्टिस देयर इमर्ज अनदर टाइप ऑफ लीगल इनइक्वालिटी, कोई वहाँ पे समानता नहीं थी, असमानता ही थी। जस्टिस बिकेम क्वाइट एक्सपेंसिव, एक तो न्याय बहुत ही महंगा हो गया था। एज कोर्ट फीस हैज़ टू बी पेड, कोर्ट फी देनी पड़ती है ना उसके लिए। लॉयर्स इंगेज एंड द एक्सपेंसेस ऑफ विटनेसेस मेट, यानी ये सारे जो विटनेस को भी मिलता होगा, मान लीजिए बुला रहे हैं किसी विटनेस को, तो ये सब पैसा खर्च होता है, लॉयर्स पे पैसा खर्च होता है। तो इस तरह से बताया जा रहा है कि जो जस्टिस थी, न्याय भी बहुत महंगा हो गया था। कोर्ट्स वर ऑफन सिचुएटेड इन डिस्टेंट टाउन्स, यानी कोर्ट्स भी बहुत दूर दूर थी ना, ठीक है। लॉ सूट्स ड्रैग्ड ऑन फॉर ईयर्स, और बहुत समय तक ये सूट्स चलते थे, यानी जो केसेस होते थे ये बहुत समय तक चलते थे, न्याय क्या ही मिलेगा। द कॉम्प्लिकेटेड लॉज वर बियॉन्ड द ग्रास्प ऑफ द इलिटरेट एंड इग्नोरेंट पीजेंट्स, यानी कि जो इतना पेचीदा था कानून की जो कॉमन मैन से, यानी जो फार्मर्स हैं, ठीक है, इलिटरेट यानी जो अभी पढ़े लिखे भी नहीं हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही दूर की खेती थी, ऐसा कहा जा सकता है, ठीक है। इनवेरिएबली द रिच कुड टर्न एंड ट्विस्ट द लॉज एंड कोर्ट्स टू ऑपरेट इन देयर ओन फेवर, और इस तरह से वो क्या कर रहे थे, कोर्ट को भी अपने इशारों पे नचा रहे थे एक तरह से, ठीक है। द मेयर थ्रेट टू टेक ए पुअर पर्सन थ्रू द लॉन्ग प्रोसेस ऑफ जस्टिस फ्रॉम द लोअर कोर्ट टू द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील एंड दस टू फेस देम विद कंप्लीट ruin often suffice to bring him to heel, मतलब एक तरह से कोर्ट में जाने का मतलब है खुद की बर्बादी। जो अन्याय हुआ है वो तो अलग है, अब न्याय मांगने जाएंगे तो क्या, पैसे की बर्बादी, समय की बर्बादी, ये सारा चीज़ें, यानी पूरा तरीके से बर्बाद होना है तो आप कोर्ट के पास जाइए, इस तरह का प्रोसेस था, ठीक है। Moreover, the widespread prevalence of corruption in the ranks of the police and the rest of the administrative machinery lead to the denial of justice, यानी कि मशीनरी में ही इतना डिफेक्ट है, इतना करप्शन है कि एक तरह से वो जस्टिस का डिनायल हो रहा है, यानी जस्टिस मिल ही नहीं रहा है। ऑफिशियल्स ऑफर्ड फेवर द रिच, यानी जो अमीर लोग थे उनको फेवर मिलता था, और ये फेवर कौन कर रहे हैं, जो उच्च उच्च पदों पे बैठे हुए हैं, ठीक है, उनको, जो जितने रिच हैं, रिच कौन है यहाँ पे, ब्रिटिशर्स ही हैं या उनके जो रिश्ते नातेदार यहाँ के बस गए होंगे, उनको फेवर मिल रहा था, वही रिच थे। द जमींदार्स ऑपरेट द रॉयट्स विदाउट फियर ऑफ ऑफिशियल एक्शंस, यानी कि जो आपने इससे पहले मैंने रॉयतवारी सिस्टम पढ़ाया था ना, रॉयतवाली महालवारी ये सब पढ़ाया था, तो इसमें जो रॉयत थे यानी जो फार्मर्स थे उनका भरपूर एक तरह से शोषण हो रहा था, जमींदार कर रहे थे। In contrast, the system of justice that had prevailed in pre-British times was comparatively informal, speedy, and inexpensive. Thus, while the new judicial system marked a great step forward insofar as it was based on the laudable principles of the rule of law and equality before law, and on rational and humane man-made laws, it was a retrograde step in some other respect. It was now costlier and involved long delays, यानी कि सिस्टम ऐसा बना दिया गया था कि कॉमन रीच में तो वो हो ही ना, जो भी चल रहा है यानी उनके अगेंस्ट, कॉमन मैन के अगेंस्ट यूज किया जा सके, इसलिए वो सारा सिस्टम डेवलप हुआ। इतना भ्रष्ट तंत्र था, करप्शन था, बहुत डिले प्रोसेस होते थे, यानी लंबे लंबे तक समय तक केसेस चलते थे, ठीक है। इस तरह से कॉमन मैन कैसे अप्रोच करता है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब देखिए सोशल एंड कल्चरल पॉलिसी देख लीजिए क्या था वहाँ पे। वी हैव सीन दैट ब्रिटिश अथॉरिटीज रीऑर्गनाइज एंड रेगुलेटेड द इंडियाज इकोनॉमी इन द इंटरेस्ट ऑफ ब्रिटिश ट्रेड एंड इंडस्ट्री एंड ऑर्गेनाइज्ड अ मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम टू गारंटी ऑर्डर एंड सिक्योरिटी। आप सभी को पता है कि ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि नया सिस्टम बनाया, इकोनॉमी पे पूरा कब्जा किया, इंडिया की इकोनॉमी पे पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम डेवलप किया ताकि वो क्या कर सकें, एक तरह से इन यहाँ के लोग पे एक रेगुलेशन ला सके और अपना और जोड़े जमा सकें, ठीक है, अपना सिस्टम चला सकें। टिल 1813 एक समय है, ये ईयर है, नोट कर लीजिए। दे ऑल्सो फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस इन द रिलीजियस, सोशल एंड कल्चरल लाइफ ऑफ द कंट्री। 1813 तक वो क्या कर रहे हैं कि सोशल एंड कल्चरल और जो रिलीजन से रिलेटेड मैटर्स है उस पर भी हाथ नहीं डाल रहे हैं। लेकिन फिर क्या हो रहा है आफ्टर 1813, क्या हो रहा है, दे टुक एक्टिव स्टेप्स टू ट्रांसफॉर्म इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर। 1813 के बाद उन्होंने बहुत ही एक्टिव स्टेप्स लेने शुरू कर दिए ताकि वो इंडिया के कल्चर और सोशल लाइफ को एक तरह से उन्होंने क्या किया, बदलना शुरू किया। दिस followed the rise of new interests and new ideas in Britain during the 19th century, the Industrial Revolution which had begun in the middle of the 18th century, and the consequent growth of the industrial capitalism were fast challenging all aspects of British society. आप सभी को पता है ब्रिटेन में by the end of the 18th century क्या हो रहा है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आ चुका है, ठीक है।
तो वो यहाँ का वहाँ से अगर शुरू हुआ है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, तो यहाँ पे भी इंडिया में भी प्रभाव पड़ेगा, सभी को पता है, क्योंकि यहाँ पे भी ब्रिटिशर्स रह रहे हैं और वहाँ तो उनका राज है ही यही। तो आप क्या बता रहे हैं, द राइजिंग इंडस्ट्रियल इंटरेस्ट वांटेड टू टर्न इंडिया इनटू अ बिग मार्केट फॉर देयर गुड्स, यानी कि इंडिया को तैयार किया जा रहा है ताकि उनका सामान बेचा जा सके और उनका सामान खरीदा जा सके यहाँ पे। दिस कुड नॉट बी अकम्प्लिश मेनली बाय एडहेरिंग टू द पॉलिसी ऑफ कीपिंग पीस एंड रिक्वायर्ड द पार्शियल ट्रांसफॉर्मेशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी। वो मॉडर्नाइजेशन इसलिए ला भी रहे हैं, किस लिए ला रहे हैं, ताकि वो अपना ही तरह से विकास कर सके, अपनी ही चीज़ों यानी अपनी ही चीज़ों को बेच रहे हैं, अपनी ही चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है। एंड सो इन द वर्ड्स ऑफ द हिस्टोरियंस थॉमसन एंड गैरेट ने क्या कहा, द मूड एंड द मैथड्स ऑफ द ओल्ड ब्रिगेंडेज वर चेंजिंग इनटू दोज ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रियलिज्म एंड कैपिटलिज्म। यहीं से मॉडर्न क्या हो रहा है, कैपिटलिज्म की पूंजीवाद की शुरुआत हो रही है और इंडस्ट्रियलिज्म यानी कि कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज़ लग रही हैं, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑल्सो ओपन न्यू विस्टार्स ऑफ ह्यूमन प्रोग्रेस। साइंस एंड टेक्नोलॉजी को भी एक तरह से बूस्ट मिल रहा है, यहाँ बढ़ावा उसको मिल रहा है। द 18th एंड 19th सेंचुरीज विटनेस अ ग्रेट फर्मेंट ऑफ न्यू आइडियाज़ इन ब्रिटेन एंड यूरोप में बहुत सारे न्यू आइडियाज़ पनप रहे हैं रिलेटिंग टू व्हाट, रिलेटिंग टू कैपिटलिज्म एंड इंडस्ट्रियलिज्म, ठीक है, समझ गए, फाइन। ऑल फिर क्या करें, विच इन्फ्लुएंस द ब्रिटिश आउटलुक एंड टूवर्ड्स इंडियन जो इंडिया में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनको भी देखा जा रहा है। ऑल ओवर यूरोप न्यू एटीट्यूड्स ऑफ माइंड, मैनर्स एंड मोरल्स वर अपीयरिंग, यानी नई नई विचारधारा पनप रही है, नए नए एटीट्यूड बन रहे हैं, ठीक है। द ग्रेट फ्रेंच रिवोल्यूशन कब का है, 1789 का फ्रेंच रिवोल्यूशन है, विद इट्स मैसेज ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। सबको पता है फ्रेंच रिवोल्यूशन का क्या मैसेज था, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ठीक है। जनरेटेड पावरफुल डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट्स एंड अनलीज द फोर्स ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म। एक तरह से नया क्या राष्ट्रवाद पैदा हो रहा है, ठीक है। इन द रेलम ऑफ थॉट एंड न्यू ट्रेंड वॉज रिप्रेजेंटेड बाय बैकन, लॉकेल, वॉल्टेयर, रूशो, कांत, एडम स्मिथ एंड बेंथम। इन द रेलम ऑफ लिटरेचर बाय वर्ड्सवर्थ, बायरन, शेली एंड चार्ल्स डिक्सन। यानी कि जो लिटरेचर यानी साहित्य से रिलेटेड लोग हैं वो ये सारे हैं। और कुछ क्या हैं, ये सब आप उसमें पढ़ते होंगे सोशोलॉजी में भी और पॉलिटिकल साइंस में भी, लॉके हैं, वॉल्टेरे हैं, ठीक है, बैकन हैं, ये सब क्या है, एक तरह से नई विचारधारा ला रहे हैं, ये प्रमोशन एक तरह से कर रहे हैं किसका, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी का। और इधर देखिए चार्ल्स डिक्सन, शेली, ये सब कौन है, ये इंग्लिश फॉरेन राइटर्स हैं, इंग्लिश लिटरेचर में आप पढ़ते होंगे इन्हें। तो ये एक तरह से ये क्या एक तरह से जागृति ला रहे हैं, ठीक है। The rational and scientific attitude indicated that only that which was in conformity with human race capable of being tested in practice was true. देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, नई सभी को पता है नई नई विचारधारा उत्पन्न हो रही है, नए नए एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं, ठीक है। द थ्री आउटस्टैंडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यू थॉट वर रैशनलिज्म और फेथ इन रीजन, इन साइंस, ह्यूमैनिज्म और लव ऑफ मैन एंड कॉन्फिडेंस इन द कैपेसिटी ऑफ मैन टू प्रोग्रेस। ये तीन एक तरह से आउटस्टैंडिंग विशेषताएं यानी कि बहुत ही उच्च कोटि की जो चीज़ें हैं वो हो रही हैं, जैसे कि रैशनलिज्म और फेथ इन रीज़न, यानी कि एक तरह से फेथ बढ़ रहा है किस पे कि ह्यूमन माइंड में एक तरह से नई विचारधारा आ रही है, नया उसमें कुछ डेवलप हो रहा है, ठीक है। कैपेसिटी मतलब एक तरह से उसमें क्षमताएं देखी जा रही हैं कि प्रोग्रेस हो सकती है, ठीक है। ह्यूमैनिज्म यानी कि एक तरह से आपका ह्यूमैनिटी बढ़ रही है, लव ऑफ मैन टू मैन यानी आपस में जो प्यार है मनुष्य का मनुष्य के प्रति, वो भी कहीं ना कहीं यहाँ इनके थॉट्स के थ्रू वो झलक रहा है। ये जो राइटर्स हैं, ये जो लिटरेचर जो लिख रहे हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें। Okay, fine. The scientific progress of the 17th, 18th and 19th centuries and the tremendous powers of production released by the application of science to industry were visible proofs to the power of human reason. यानी कि ये ह्यूमन बौद्धिकता जो है ना ये शो कर रहा है, क्योंकि 17, 18 और 19th सेंचुरी में बहुत ही ड्रास्टिक चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। एक तो लिटरेचर बहुत समृद्ध हो रहा है, ठीक है, नए नए आइडियाज़ आ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं इंडस्ट्री को भी हेल्प कर रहे हैं, और नया जो पूंजीवाद खड़ा हो रहा है उस पर भी कहीं ना कहीं ये दिख रहा है। No man had the right to look upon another human being as a mere agent of his own happiness. The humanistic outlook gave birth to the doctrines of individualism, liberalism and socialism. यहीं से क्या शुरू हो रहा है, इंडिविजुअल में यानी कि इंडिविजुअल के प्रति जो चीज़ें हैं, और लिबरलिज्म का मतलब है जो आज़ादी है उसके प्रति एक नया विचार उत्पन्न हो रहा है। सोशलिज्म यानी समाजवाद पैदा हो रहा है, ठीक है।
ये सारे लिज़म है ना, आगे इज़म, वो एक तो कहते हैं कि अब क्या है कि कह सकते हैं कि एक विशेष एक कॉमन इंडिविजुअल भी ये सोच पा रहा है कि ह्यूमन प्रोग्रेस कैसे होनी, ह्यूमन रीज़न का डेवलपमेंट कैसे होना। रीज़न का मतलब होता है माइंड, ठीक है, माइंड से रिलेटेड जो जितनी भी गतिविधियाँ होती हैं वो सारी चीज़ें। नया लिटरेचर बन रहा है, नए नए आइडियाज़ आ रहे हैं कि ह्यूमन कैसे प्रोग्रेस करे बिना किसी दूसरे को डिस्टर्ब किए हुए, ठीक है। इस तरह के थॉट्स हो रहे हैं। न्यू करेंट्स ऑफ थॉट्स इन यूरोप केम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद द ओल्ड आउटलुक एंड प्रोड्यूस्ड अ क्लैश ऑफ एटीट्यूड्स अमंग दोज हु determined Indian policy or ran the Indian administration. The new attitude, known as the conservative or traditional attitude, believed in making a few changes in India possible. The early representatives of these attitudes were Warren Hastings and Edmund Burke, the famous writer and parliamentarian, and later on included the famous official Munro, Malcolm, Elphinstone and Metcalfe. सबको पता है कि ये जो पुराने लोग हैं ये रूढ़िवादी मानसिकता थे, ऑर्थोडॉक्स टाइप के थे, और जब न्यू लोग आते हैं तो न्यू विचारधारा आती है, न्यू डेवलपमेंट होता है, न्यू चेतना, ठीक है। इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। बाय 1800 क्या हुआ, द कंजर्वेटिव एटीट्यूड वाज फास्ट गिविंग अवे टू अ न्यू एटीट्यूड विच वाज शार्पली क्रिटिकल ऑफ इंडियन सोसाइटी। यानी कि न्यू एटीट्यूड डेवलप हो रहा है, जो जो इंडियन सोसाइटी में चल रहा है उसके प्रति वो क्रिटिसिज्म डेवलप कर रहे हैं, यानी उसको एक तरह से आलोचनात्मक तौर पे क्या देख रहे हैं कि ये कमियाँ हैं, इनको ठीक करिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें। इंडियन सिविलाइजेशन वॉज कंडेम्ड एज स्टैटिक, कहा जा रहा है जो भारतीय सभ्यता है वो एक तरह से रुक गई है। एक तो जब जैसे पानी रुक जाता है ना, सड़ने लगता है, उसी प्रकार यहाँ की सभ्यता भी सड़ रही है, ऐसा वो मान रहे थे, ठीक है। फाइन। इट वॉज लुक डाउन अपॉन विद कंटेम्प्ट, एक तरह से हीन भावना से भी देख रहे थे। कंटेम्प्ट यानी मतलब उसके प्रति सम्मान नहीं होना, इस तरह से हो रहा था। इंडियन कस्टम्स वर कंसीडर अनसिविलाइज, यानी कि जो इंडियन जो कस्टम थे वो अनसिविलाइज थे, यानी कि सिविलाइजेशन के अगेंस्ट थे, ठीक है। कोई भी सिविल इंसान, जो भी सभ्य इंसान है, उसको मानने से इनकार कर सकता है, इस तरह था। इंडियन इंस्टीट्यूशन करप्ट हो चुके थे। इंडियन थॉट नैरो, बहुत ही सक्रिय, यानी कि बहुत ही छोटी मानसिकता के लोग थे। एंड अनसाइंटिफिक, बिल्कुल भी साइंस के बिल्कुल दूर थे, ठीक है। इस तरह से दिस क्रिटिकल अप्रोच वॉज यूज्ड बाय मोस्ट ऑफिशियल्स एंड राइटर्स एंड स्टेट्समैन ऑफ ब्रिटेन टू जस्टिफाई द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक enslavement of India and to proclaim that it was incapable of improvement and must therefore remain permanently under British tutelage. Tutelage का मतलब होता है protection of authority over someone or something, यानी कि एक तरह से पूरी जकड़ में था ना, जो भारतीय समाज था, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन किसकी जकड़ में था, ब्रिटिशर्स के, ठीक है। तो वो अपनी चीज़ें थोपते रहते थे और धीरे धीरे फिर क्या हुआ, सिस्टम एक तरह से सड़ने लगा था, ठीक है। However, few Englishmen known as radicals went beyond this narrow criticism and imperialistic outlook and applied the advanced humanistic and rational thought to the West, to the Indian situation as they saw it. इसमें देखिए कुछ ऐसे इंग्लिशमैन हैं, यानी कुछ ब्रिटिश ऑफिशियल्स ऐसे हैं जो क्या हैं, उदारवादी हैं, ठीक है। उनमें नई चेतना है, तो वो क्या चाहते हैं कि यहाँ पे जो लोग हैं, इंडिया में जो लोग हैं, उनका कल्याण हो सके। और वो एक तरह से ह्यूमनिस्टिक एटीट्यूड, ह्यूमनिस्टिक यानी कि एक तरह से जो ह्यूमन के प्रति जो लगाव है उसको वो देख रहे थे, जो प्यार है, सद्भावना है, वो बढ़ावा एक तरह से उसको दे रहे थे। देखिए कहते हैं ना कि हर जगह जहाँ पे भी ये बहुत ज़्यादा क्रुएलिटी होती है, या जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक तरह से अनार्की सी हो जाती है, या बहुत ज़्यादा वो मनमानी जहाँ करने लगते हैं, वहाँ कुछ बुद्धिजीवी लोग भी होते हैं जिनमें मानवता होती है। तो ऐसा नहीं सारे ब्रिटिशर्स बेकार थे, कुछ उसमें ऐसे भी थे, लोग ऐसे भी थे जो कि उदार भावी थे, यानी उदारता के साथ जीना पसंद करते थे, लिबर्टी पे विश्वास करते थे, ठीक है, फेटर्निटी पे विश्वास करते थे, भाईचारा पे विश्वास करते थे, इस तरह की चीज़ें, ठीक है। द डॉक्ट्रिन ऑफ ह्यूमनिज्म लेड देम टू डिज़ायर द इम्प्रूवमेंट ऑफ इंडियन पीपल। यही जो ह्यूमनिज्म का जो एटीट्यूड है एक तरह से उनके अंदर क्या पैदा कर रहा था, इन्हीं लोग जो उदारवादी थे कि इनका भी भला होना चाहिए, यानी इंडियंस का भी भला होना चाहिए। द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोग्रेस लेट देम टू द कन्विक्शन ऑफ इंडियंस वर बाउंड टू इम्प्रूव। वो चाह रहे थे कि इंडियंस का इम्प्रूवमेंट हो, ठीक है। एंड सो द रेडिकल्स, दो फ्यू, कुछ थे लेकिन बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे, ये बहुत कुछ थे, ठीक है, बट रिप्रेजेंटिंग द बेटर एलिमेंट्स ऑफ ब्रिटिश सोसाइटी, ठीक है, डिज़ायर टू मेक इंडिया पार्ट ऑफ मॉडर्न प्रोग्रेसिव वर्ल्ड ऑफ साइंस एंड ह्यूमनिज्म। साइंस का विकास हो, ह्यूमैनिटी का विकास हो, वो ये चाह रहे थे। टू देम द आंसर टू इंडियाज इल्स अपीयर्ड to lie in the introduction of modern western sciences, philosophy and literature। जब ऐसे से मॉडर्न साइंस बढ़ेगी,
फ़िलासफ़ी बढ़ेगी, लिटरेचर बढ़ेगा, उनमें एक तरह से अच्छी भावना भी आ रही थी और वो ये चाहते थे कि इंडियंस का भी भला हो, यहाँ की सोसाइटी चेंज हो, यहाँ पे जो रूढ़िवाद हो वो कम हो, ये सारी चीज़ें। In fact, in all out rapid change along modern lines, some of the officials who came to India in 1820 and after were deeply influenced by the radical outlook. फिर कुछ लोग और वहाँ से आए तो उन भी इस विचारधारा से इन्फ्लुएंस हुए, ठीक है। In most, it must, however, be emphasized at this stage that such honest and philanthropic Englishmen were few, and their influence was never decisive to so far as Indian British. अब इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन क्या, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ही चल रहा है इंडिया में ही ऑफ इंडिया वॉज कंसर्न। द रूलिंग एलिमेंट्स इन ब्रिटिश इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन कंटिन्यू टू बी इंपीरियलिस्टिक एंड एक्सप्लॉयटेटिव। लेकिन जो मुख्य मतलब ये तो कुछ लोग हैं ना, बाकी जो इंग्लिशमैन है वो क्या कर रहे हैं, एक तरह से एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं इंडिया का, ठीक है। द पॉलिसी ऑफ मॉडर्नाइजिंग इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर वर ऑल्सो इंकरेज बाय क्रिश्चियन मिशनरीज। सबको पता है क्रिश्चियन मिशनरीज आई थी, वो भी इंडिया को बदलने में जुटी हुई थी, उनके कल्चर को, उनकी सोसाइटी को। एंड रिलीजियस माइंडेड पर्सन एज विलियम विल्बरफोर्स एंड चार्ल्स ग्रांट, द चेयरमैन ऑफ द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, हु वांटेड टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी इन इंडिया। ये चार्ल्स ग्रांट क्या चाहता था कि क्रिश्चियनिटी इंडिया में पनपे और बढ़े, यहाँ के लोग क्रिश्चियनिटी को अपना लें, ठीक है। They too adopted a critical attitude towards Indian society, but on religious grounds. ठीक है, they passionately believed that Christianity alone was a true religion and that all other religions were false. वो क्या मानते थे कि सिर्फ क्रिश्चियनिटी एकमात्र ऐसा रिलीजन है, बाकी सब क्या है, बेकार है। They supported a program of westernization in the hope that it would eventually lead to countries' conversion to the Christianity. वो सारा डेवलपमेंट इसलिए भी कर रहे थे कि सारे जो इंडियंस हैं वो कन्वर्ट हो जाएं, किसमें, क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो जाएं, इसलिए वो सारी चीज़ें कर रहे थे। They therefore opened modern schools, colleges and hospitals. सारे इन्होंने चीज़ें मॉडर्न स्कूल, हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस खोले। The missionaries were, however, often the most unwilling allies of rationalist radicals whose scientific approach undermined not only Hindu or Muslim mythology but Christian mythology as well. उनके दिमाग में एक तरह से था क्रिश्चियनी मैथोलॉजी अच्छी है, बाकी सब मैथोलॉजी बेकार है। As Professor H.H. Dodwell has pointed, H.H. Dodwell ने क्या पॉइंट किया, taught to question the validity of their own God, they, the Western Indians, question also to the validity of Bible and truth ऑफ इट्स नैरेटिव। यानी कि जो बुद्धिजीवी वर्ग था वो क्वेश्चन तो करेगा ही, क्रिश्चियनिटी पे भी उसने क्वेश्चन किया, ठीक है। उसमें भी बहुत अजीब अजीब चीज़ें ना, अजीब अजीब कहानियाँ, अगर किसी ने पढ़ा होगा तो जानते होंगे। द मिशनरीज ऑल्सो सपोर्टेड द पैटर्नलिस्टिक imperialistic policies since they looked upon law and order and British supremacy as essential for their work of religious propaganda। यानी इनको पता था अगर ब्रिटिशर्स से मिला जुला के नहीं चलेंगे, मिलजुल के नहीं चलेंगे तो फिर उनकी क्रिश्चियन मिशनरीज का क्या होगा, वो रहने नहीं देंगे हमें। तो वो एक तरह से उनके प्रोपेगेंडा को लेके भी चल रहे थे, अपना तो प्रोपेगेंडा लेके चल रहे थे कि सबको कन्वर्ट कराना है, ब्रिटिश के भी जो प्रोपेगेंडास थे उनको भी फॉलो कर रहे थे, ठीक है, फाइन, ठीक है। दे ऑल्सो सॉट द सपोर्ट ऑफ ब्रिटिश मर्चेंट्स एंड मैन्युफैक्चरर्स बाय होल्डिंग आउट द होप दैट क्रिश्चियन कन्वर्ट्स वुड बी बेटर कस्टमर्स फॉर देयर गुड्स। इनके यानी कि जो वहाँ पे सामान बन रहा है उसका बेचने वेचने का, खरीदने उचने का सब चीज़ें हो रही हैं, क्रिश्चियन मिशनरीज अपना उनके साथ साठगांठ लेके चल रही हैं, ठीक है। द रेडिकल्स वर गिवन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बाय राजा राम मोहन रॉय, सबने नाम सुना होगा, एंड अदर लाइक माइंडेड इंडियंस हु वर कॉन्शियस ऑफ द लो स्टेट टू विच द कंट्री एंड सोसाइटी हैड शंक, हु वर सिक ऑफ कास्ट प्रेजुडिसेस एंड अदर सोशल लेवल। सारा यहाँ पे जातिवाद भरा पड़ा है, सोशल लेवल यानी कि सामाजिक कुरीतियाँ भरी पड़ी हैं, ठीक है। प्रेजुडिसेस यानी कि एक तरह से पहले से कोई चीज़ मतलब मन में लेके चलना कि यही सही है, ठीक है, हम ही सही हैं, इस तरह की चीज़ें पनप रही थी। और इस तरह से क्या हो रहा था कि जो इंडियन सोसाइटी थी पूरी डूब चुकी थी इसमें, ठीक है, फाइन। तो इसके उन्मूलन के लिए ऐसे आते हैं रिफॉर्मर, ठीक है, इसमें राजा राम मोहन रॉय भी हैं। अनदर रीज़न वाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ कॉशियस एंड ग्रेजुअल इनोवेशन एंड नॉट दैट ऑफ ऑल आउट मॉडर्नाइजेशन वॉज द कंटिन्यूस प्रेवलेंस ऑफ द कंजर्वेटिव आउटलुक अमंग ब्रिटिश ऑफिसर्स इन इंडिया। इनके यानी इनका बड़ा कंजर्वेटिव आउटलुक था, ब्रिटिशर्स बहुत कंजर्वेटिव थे, वो अपनी ही पॉलिसीज़ को थोप रहे थे बस, ठीक है। आप देखिए आगे इसमें देखिए क्या है, हाँ, इवन द मोस्ट आर्डेंट
radicals paid heed to this warning along with other members of the British governing classes. They too desired most of all the safety and the perpetuation of the British rule in India. Every other consideration was of secondary importance. As a matter of fact, the police कह रहे हैं कि यहाँ पे सब जो पुलिस है, सिविल सर्वेंट्स हैं, यहाँ के जो लोग हैं, वो सब क्या हैं, बड़े रूढ़ीवादी हैं. जो पॉलिसीज़ ब्रिटिशर्स बना दे रहे हैं बस उस पर आँख मूंद कर चल रहे हैं. उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ह्यूमैनिज़म क्या है, ठीक है, थोड़ा उदारवादी हो जाएं, है ना, लिबरल एटीट्यूड रखें, ये नहीं है मतलब कुछ, बस उन्हीं के नक्शे कदम पे चल रहे हैं जो ब्रिटिशर्स पॉलिसीज़ बना रहे हैं. तो फिर क्या हो रहा है, देखिए यहाँ क्या हो रहा है. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट द पॉलिसी ऑफ हेजिटेंट एंड वीक मॉडर्नाइजेशन वॉज ग्रेजुअली अबेंडेंड, ये ठीक है, आफ्टर 1858 एज इंडियंस अप्रूव्ड apt pupils shifted rapidly towards modernization of the society and the accession of their culture and demanded to be ruled in accordance with the modern principles of liberty, equality and nationality. यानी कि अब जब इंडियंस जाग चुके हैं थोड़ा सा, तो वो क्या चाह रहे हैं कि इन सब रूल्स पे हमारा देश गवर्न हो, यानी इक्वलिटी हो, ठीक है, नेशनैलिटी हो, लिबर्टी हो, ठीक है. द ब्रिटिश increasingly withdrew their support from the reformers and gradually came to side with social orthodox and conservative elements of society. They also encouraged casteism and communism. इससे क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स जान गए थे कि हमारा क्या है, अगर ये सारी चीज़ें ज़्यादा बढ़ जाएंगी तो उसमें यंग जो माइंड से उनमें चेतना एक लेवल की आ जाएगी तो वो हमको देश से निकाल देंगे. तो उन्होंने कंजर्वेटिव माइंडसेट को ही फॉलो किया, ऑर्थोडॉक्स को फॉलो किया, कास्टिज़म को बढ़ाया, कम्युनलिज्म को बढ़ाया. यानी कि मतलब इंडिविजुअल को लड़ा दीजिए, कास्ट के बेसिस पे लड़ा दीजिए, ठीक है, रिलीजन के बेसिस पे लड़ा दीजिए, यही सब वो कर रहे थे. और इस तरह से क्या हो रहा था, इंडिया का पूरी तरीके से बेड़ागर वो कर रहे थे, ठीक है, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर रहे थे. तो आज के लिए इतना ही रखते हैं. कल ह्यूमैनिटेरियन मेजर्स देखेंगे, थोड़ा सा और इसमें बचा हुआ, फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. देखिए इस तरह पढ़ने से क्या है ना, इस तरह से हमें टीचर्स से पढ़ाते थे तो लाइन टू लाइन क्या होता है, आपको क्लैरिटी आती है. ये क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है, पढ़ तो सभी रहे हैं, ठीक है. कल मिलते हैं, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करिए, खुश रहिए, इन्जॉय करिए, इन्जॉय करते हुए पढ़ाई करिए, ठीक है. हैव अ नाइस डे.